हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सलारमा का शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखेंगे और उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। ये आपके क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर का पहला चैप्टर का है। ठीक है, तो इसके पहला पॉइंट है कि पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना 9वीं सदी में फ्रांक जाति के वीर विजेता एवं सलारमा ने की। पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना 9वीं सदी में फ्रांक जाति के वीर विजेता एवं सलारमा ने की थी। सलारमा जो था एक क्या था, बहुत बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया था, एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था। इस साम्राज्य के अंतर्गत जो रोमन साम्राज्य था, यानी जो सलारमा ने जो साम्राज्य की स्थापना की थी, उस साम्राज्य के अंतर्गत फ्रांस आते थे, जर्मनी आते थे, इटली आते थे एवं रोम आते थे। यानी 4 देश इसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इसलिए इसका साम्राज्य क्या सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि सलारमा का साम्राज्य कैरोलिगियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। यानी जो सलारमा का जो साम्राज्य था, उसका साम्राज्य किस नाम से प्रसिद्ध था, तो कैरोलिगियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। और यह साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था, क्योंकि इसमें 4 देशों का सम्मेलन था। फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था एवं रोम था। अगला पॉइंट देखें, सलारमा ने ईसाई धर्म गुरु पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी। सलारमा जो थे शासक थे, उन्होंने क्या की थी, ईसाई धर्म गुरु पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर ली। यानी किसकी अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी, तो ईसाई धर्म गुरु पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी। इससे प्रसन्न होकर पोप लियो तृतीय ने, इससे क्या हुई, जब उन्होंने क्या की थी, ईसाई धर्म गुरु की अधिसत्ता को स्वीकार कर ली, तो क्या हुआ कि पोप लियो तृतीय ने प्रसन्न होकर क्रिसमस दिवस के दिन क्या हुआ कि सलारमा को राजमुकुट प्रदान किए। क्या मुकुट प्रदान किए, क्रिसमस दिवस के दिन 800 ईस्वी में सलारमा को राजमुकुट प्रदान किए। कौन किए राजमुकुट, तो पोप लियो तृतीय ने प्रदान किए थे। अगला पॉइंट देंगे, सलारमा की मृत्यु 814 ईस्वी में हो गई, जिसके पश्चात साम्राज्य छीन बीन हो गया। जब सलारमा की मृत्यु 814 ईस्वी में हो जाती है, तो उसका सारा साम्राज्य क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है उसका साम्राज्य। यानी उसका साम्राज्य जो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य रहता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके पूरे साम्राज्य का क्या होता है, नष्ट, पूरा साम्राज्य क्या होता है, तहस नहस हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, बर्बर आक्रमणकारियों ने यूरोपीय राज्य व्यवस्था को नष्ट कर दी। इन्हें और जो सलारमा के जो शक्तिशाली साम्राज्य उसको नष्ट किसने किया था, बर्बर आक्रमणकारियों ने नष्ट किया। तो वही करा, बर्बर आक्रमणकारियों ने यूरोपीय राज्य व्यवस्था को नष्ट कर दी और पुनः पुनः यूरोप में राजनीतिक अराजकता फैला दी। ठीक है ना, क्या किया बर्बर बर्बर ने क्या किया कि इस सलारमा के जो भी साम्राज्य उन सभी को नष्ट मतलब क्या किया, बर्बाद कर दिया, और क्या किया, पुनः यूरोप में अराजकता फैला दी। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा तत्पश्चात जब बर्बर आक्रमणकारियों ने सलारमा के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, तो उसके बाद तत्पश्चात यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ। किसके मृत्यु के बाद, तो सलारमा की मृत्यु के बाद बर्मनकारियों ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसके पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, और उसके बाद यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद का मतलब है कृषि और भूमि पर आधारित युग। यानी कि सामंतवाद मतलब उस युग को कहे थे जिस समय क्या होता है, वहाँ मतलब वो युग कृषि पर और भूमि पर आधारित रहती थी। समस्त भूमि का मालिक राजा होता था। उस समय समस्त भूमि का मालिक कौन होता था, राजा होता था तथा इसके नीचे अनेक सामंत होते थे। इसके नीचे क्या अनेक समस्त भूमि का राज्य जो मालिक होता था वो राजा होता था, और राजा के नीचे अनेक सामंत रहते थे। यानी राजा के नीचे छोटे छोटे क्या थे, कुछ सामंत रहते थे, जिनको ड्यूक या अर्ल, बैरन और नाइट कहते थे। क्या कहते थे, ड्यूक या अर्ल कहते थे, बैरन कहते थे, या फिर नाइट कहते थे। ये क्या थे, ये जो भूमि का जो मालिक राजा होता था उसकी उनके नीचे के ये सामंत छोटे मोटे सामंत थे। सामंत जो थे वो सुरक्षित रहते थे, मेनर में रहते थे। कहाँ रहते थे, मेनर यानी गड्ढी में रहते
थे। सामंत कहाँ रहते थे? सुरक्षित मैनर में रहते थे, यानी गड्ढे में रहते थे। अगला पॉइंट सबसे निचला पायदान पर कृषक और कमी थे। जो जो सामंत थे उनमें सबसे अगर निचला पायदान पर थे तो वो कौन थे? तो कृषक और कमी थे। कौन थे? कहेगा कि सामंत में सबसे निचले पायदान पे कौन थे? तो सबसे निचले पायदान पे कृषक और कमी थे। अगला पॉइंट देखेंगे, कम्मी अर्धदास के समान थे। किसके समान थे? कम्मी अर्धदास के समान थे। किसके समान थे? कम्मी अर्धदास के समान थे। ठीक है। और सबसे सामंत के सबसे निचले पायदान के सबसे निचला वाला पायदान कौन है? तो कृषक और कम्मी थे। अगला पॉइंट देखकर सामंतवाद की पद्धति कृषक के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनाई। सामंतवाद की पद्धति जी थी वो सिर्फ और सिर्फ कृषि और भूमि पर आधारित थी, लेकिन इस पद्धति को राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनाई गई थी। तो वही कह रहा है, सामंतवाद की पद्धति कृषि के अतिरिक्त यानी कृषि के अलावा राजनीतिक व्यवस्था में भी अपनाई गई, और यह व्यवस्था यूरोप में पुनर्जागरण के पूर्व तक चली। और यह व्यवस्था सामंतवाद की व्यवस्था ये यूरोप में तब तक चली जब तक कि यूरोप में पुनर्जागरण का रूप नहीं चला, यानी पुनर्जागरण के पहले तक ऐसा व्यवस्था चलता रहा। अगला पढ़ने का, पुनर्जागरण के पूर्व काल को यूरोप में मध्य युग कहा जाता है। पुनर्जागरण का काल जब आने वाला था उससे पहले के काल को यूरोप में मध्य युग कहा जाता है। तो वही कहा जाता है, पुनर्जागरण के पूर्व काल को यूरोप में मध्य युग कहा जाता है। तो पुनर्जागरण के पहले वाले काल को यूरोप में क्या कहा जाता है? तो मध्य युग कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रोमन कैथोलिक चर्च। अभी हम लोग सालार्मा के बारे में अच्छे से जान गए। अब हम लोग देखेंगे रोमन कैथोलिक चर्च जो क्या थी, मतलब ये भी इसको लेकर भी क्या हुआ था, बहुत सारा विवाद हुआ था यूरोप में। ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे इस रिलेटेड है, यूरोपीय राजनीति और धर्म को ईसाई तथा कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक प्रभावित किया। यूरोपीय जो राजनीति थी और वहाँ की जो धर्म थी वो क्या कि ईसाई और कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक प्रभावित किया था। यूरोपीय राजनीति को प्रभावित किसने किया था? तो ईसाई और कैथोलिक चर्च ने काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित किया था। रोम के सम्राट अगस्टस सीजर के काल में जीसस क्राइस्ट ने नए धर्म का उपदेश दिया था। रोम के एक सम्राट थे जिसका नाम था अगस्टस सीजर। उन्हीं के काल में जीसस क्राइस्ट ने एक नए धर्म का उपदेश दिया था, और यही धर्म क्या हुआ, आगे चलकर ईसाई धर्म का रूप ले लेता है। तो रोम के सम्राट अगस्टस सीजर के काल में जीसस क्राइस्ट ने नए धर्म का स्थापना उपदेश दिया था। नए धर्म का उपदेश 2000 वर्ष पूर्व जूडिया के बेथलहेम नगर में दी गई थी। ये जो जीसस क्राइस्ट थे इन्होंने जो नए धर्म का जो उपदेश दिया था वो 2000 वर्ष पूर्व जूडिया के बेथलहेम नगर में दिए हुए थे। यह धर्म ईसाई धर्म के नाम से विख्यात हुआ। ये धर्म जो था आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुआ? तो ईसाई धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, 324 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित कर दिया। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने घोषित किया? तो कॉन्स्टेंटाइन ने किया। कब किया था? 324 ईस्वी में। तो प्रश्न कहेगा कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने घोषित किया? तो कॉन्स्टेंटाइन ने किया। कब किया था? 324 ईस्वी में किया। रोम के सम्राट अगस्टस सीजर के काल में किसने धर्म का उपदेश दिया था? जीसस क्राइस्ट ने दिया था। ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो के बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल देंगे इस चैप्टर से। ठीक है। अगला पढ़ने का, पोप समस्त ईसाई जगत का धर्म गुरु बन गया। पोप समस्त यानी पोप को लेकर जितने भी जगह थे वो ईसाई जगत का धर्म गुरु बन गया। अगला पढ़ने का, ईसाई धर्म ने सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्यक्रम चलाया तथा शिक्षा को भी प्रोत्साहित भी किया। इन्होंने धार्मिक सुधार कार्यक्रम भी चलाए और साथ ही साथ शिक्षा को भी प्रोत्साहित करते हुए चले गए। ईसाई धर्म क्या किए?
धार्मिक भी स्वरूप को भी देखा और शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्वरूप को ही बढ़ावा दिया, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कर रहा है रोमन कैथोलिक चर्च ने भी मध्ययुगीन यूरोप को अंधकार के गर्त में ढकेल दिया। रोमन कैथोलिक चर्च जो था ये भी क्या क्या यूरोप को अंधकार के गर्त में ढकेल दिया। क्यों ढकेल दिया? क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च जो था वहाँ पे इसको लेकर ज़्यादातर धार्मिक मुद्दा उठते थे, जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप में किसी प्रकार की कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। इसलिए कहा जाता है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने भी मध्ययुगीन यूरोप को अंधकार में के गर्त में ढकेल दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आधुनिक युग का प्रादुर्भाव देखेंगे, यानी आधुनिक युग का उदय देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्थानों का खोज हुआ मतलब यूरोप में, और जिसके कारण क्या हुआ, आधुनिक युग लगभग मतलब आधुनिक युग का विस्तार होते चला गया। ठीक है, इसमें भी एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, 15वीं 16वीं शताब्दियों से यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का क्या हुआ, उदय होने लगा। 15वीं से 16वीं शताब्दियों में क्या हुआ कि मध्य युग का अंत होने लगा और आधुनिक युग का क्या हुआ, शुरुआत होने लगा। किस सदी में? तो 15वीं से 16वीं सदी में। आधुनिक युग के प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन का। आधुनिक युग के जो स्वरूप देखने को मिला उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था तो पुनर्जागरण का एवं धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा रूप था, महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिक युग को लाने में। अगला पॉइंट देखेंगे, पुनर्जागरण या रिनेसा का ऐतिहासिक संदर्भ में अर्थ बौद्धिक जागरण होता है। पुनर्जागरण या रिनेसा का अर्थ क्या होता है? बौद्धिक जागरण होता है ऐतिहासिक रूप में, ऐतिहासिक संदर्भ में कहा जाए तो बौद्धिक जागरण होता है। पुनर्जागरण का आरंभ 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया के पतन से माना जाता है, यानी 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तब से पुनर्जागरण का क्या माना जाता है, आरंभ माना जाता है। यानी 15वीं शताब्दी में कहा जाता है कि पुनर्जागरण का आरंभ 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद के बाद से माना जाता है। यानी कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट कह रहा है कुस्तुनतुनिया, क्या कह रहा है? कुस्तुनतुनिया बिजेंटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया जो थी ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? ये बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया बिजेंटाइन साम्राज्य अर्थात पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी, जिसके पतन के बाद पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। यानी कुस्तुनतुनिया का पतन कब होता है? तो 1453 ईस्वी में होता है। उसके बाद पुनर्जागरण का आरंभ होने लगता है। कुस्तुनतुनिया यूनानी रोमन ज्ञान विज्ञान दर्शन एवं कला का केंद्र था। कुस्तुनतुनिया जो था वो यूनानी रोमन ज्ञान विज्ञान दर्शन एवं कला का केंद्र था। यानी यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलता था और इसलिए क्या कहा गया है कि विज्ञान दर्शन एवं कला का केंद्र कुस्तुनतुनिया को कहा जाता था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 1453 में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया, आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। किसने किया? तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। तत्पश्चात जब उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद विद्वानों एवं कलाकार यूरोप के क्या हुए, जहाँ मतलब थे जहाँ पे कुस्तुनतुनिया में रहते थे तो वहाँ से भागने लगे और यूरोप के अन्य देशों में जाकर बस गया। और ज़्यादातर लोग कहाँ जाकर बसे? तो इटली में शरण ले लिए। जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो वहाँ के जितने भी वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, वो सभी वहाँ से भाग गए और यूरोप के अन्य देशों में चले गए। और ज़्यादातर लोग कहाँ जाकर शरण लिए? तो इटली में शरण लिए। कहाँ लिए? तो इटली में शरण लिए। कहेगा है कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के उस्मानी तुर्कों के अधिकार के बाद वहाँ के कलाकार कहाँ ज़्यादातर शरण लिए? तो इटली में लिए।
इसलिए इटली को पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है। जब ज़्यादातर लोग कहाँ जाकर बस गए, इटली में, इसलिए इटली को पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है। यही कारण है कि इटली को पुनर्जागरण का केंद्र कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है जेरूसलम पर अधिकार के बाद ईसाई एवं तुर्कों के बीच धर्म युद्ध हुआ। जेरूसलम पर जब अधिकार कर लिया गया तब ईसाई एवं तुर्क के बीच क्या हुआ, धर्म युद्ध हुआ। तुर्कों ने क्या कर लिया, जेरूसलम जो वर्तमान में क्या इजराइल है, वहाँ पे क्या किया, तुर्कों ने अधिकार कर लिया, जिसके कारण ईसाई धर्म एवं तुर्कों के बीच एक युद्ध हुआ जिसको धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध क्या कहते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव लाता है। तत्पश्चात जब धर्म युद्ध हुआ, तत्पश्चात मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में विद्वानों एवं व्यापारियों के संपर्क से पुनर्जागरण का बल मिल गया। जब धर्म युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि विद्वान और व्यापारी कहाँ चले गए, मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में गए और पुनर्जागरण पर बल देने का प्रयास किया। धर्म युद्ध के दौरान पंडित्य पंथ के स्थान पर तर्कवाद का विकास हुआ। धर्म युद्ध के दौरान पंथिपथ के स्थान पर किसका विकास हुआ, तो तर्कवाद का विकास हुआ। पंडित पंथ, धर्म युद्ध के दौरान पंथिपथ के स्थान पर तर्कवाद का विकास हुआ, जिसमें रोजर बेकर की प्रमुख योगदान थी। जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसकी थी, तो रोजर बेकर की प्रमुख योगदान थी। किसकी योगदान थी, तो रोजर बेकर की प्रमुख योगदान थी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किसकी योगदान रहती है, तो रोजर बेकर की महत्वपूर्ण योगदान रहती है। अगला पॉइंट कर कागज और छापाखाना ने पुनर्जागरण के प्रसार में सहायता पहुंचाई थी। पुनर्जागरण के समर्थन में सबसे ज़्यादा सहायता पहुंचाई थी, तो किसने पहुंचाई थी, तो कागज और छापाखाना। इसी के माध्यम से अन्य देशों में पता चला कि मतलब क्या धर्म युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से पुनर्जागरण सभी लोगों में जगा और क्या हुआ, इसके प्रति लोगों ने अपना स्वरूप दिखाया। अगला पॉइंट देखेंगे, पुनर्जागरण आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। पुनर्जागरण जो थी ये आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका जिक्र क्या हुआ, बहुत सारे देशों में हुआ और इसका फायदा भी बहुत सारे देशों को भी हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे भौगोलिक खोज। ठीक है, भौगोलिक खोज लगभग जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था उसी समय से होने लगा। ऐसे माना जाता है कि जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो उस समय से भौगोलिक खोज की शुरुआत हो गई थी। और जब भारत पर आक्रमण करने सिकंदर आया था तो उस समय भारत का सम्राट घनानंद था। कौन था, घनानंद था। घनानंद क्या था, एक मतलब ऐसा राजा था जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने मस्ती में जीना जानता था। और मतलब उसको अपनी प्रजा के प्रति कोई प्यार नहीं था, अपने साम्राज्य से कोई उसे लगाव नहीं था, सिर्फ अपने जिंदगी में मजे काटता था। तो वही करा भौगोलिक खोज जो था, यूनानी सम्राट सिकंदर ने भौगोलिक खोजों का प्रशय दिया। ठीक है, अगला पढ़ने का नए जल मार्गों की खोज से भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का विकास हुआ। नए जल मार्गों की खोज से भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारों का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब नए जल मार्ग की खोज हो गया तो भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का विकास होने लगा। अगला पॉइंट देखेंगे, धर्म युद्ध एवं पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोज में भूमिका निभाई थी। धर्म जो युद्ध हुआ था ईसाई एवं तुर्कों के बीच एवं जो पुनर्जागरण जिससे हुआ उसमें भौगोलिक खोजों में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्हीं के कारण क्या हुआ, वहाँ के लोग अलग अलग देशों में जाकर इसका पुनर्जागरण पर जोर दिए, जिससे क्या हुआ कि भौगोलिक खोज में बहुत सारी भूमिका निभाए, मतलब मानी जाती है कि धर्म युद्ध और पुनर्जागरण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से क्या हुआ, भौगोलिक खोजों का शुरुआत कर दिया गया। 11वीं शताब्दी में नार्वे के जलदस्यु ने उत्तरी अमेरिका तक पहुंचकर सफलता प्राप्त की। 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, नार्वे के जलदस्यु ने क्या किया कि उत्तरी अमेरिका तक पहुंचकर वहां सफलता प्राप्त की थी। कब पहुंचा था जलदस्यु, तो 1100 ईस्वी में। अगला पढ़ने के लिए 1415 में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर स्थित स्यूटा पर अधिकार कर लिया। 1415 में पुर्तगाली क्या कि अफ्रीका के तट पर स्थित एक स्यूटा था, उसी पर क्या कर लिए ये लोग, अधिकार कर लिए।
ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1434 में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1415 में क्या क्या स्यूटा पर अधिकार कर लिया, और 1434 में अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप यानी एक द्वीप था उस पर अपना केंद्र स्थापित कर लेता है पुर्तगाल। 1434 में 15 में क्या करता है, स्यूटा पर अधिकार करता है। 34 में क्या करता है, बोजाडोर अंतरीप पर अपना केंद्र स्थापित करता है। और 1460 तक पुर्तगाली अफ्रीका के पश्चिमी छोर केप वर्डे तक पहुंच गए। और 1460 तक क्या हुआ, पुर्तगाली जो था अफ्रीका के केप वर्दे तक मतलब पश्चिमी छोर तक क्या हुए, पूरा अच्छे से अधिकार कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भौगोलिक खोजों के कारण। भौगोलिक खोज का क्या कारण था, क्यों खोज मतलब कि अन्य जगहों को खोजना जरूरी था, इसके क्या स्वरूप था कि मतलब अन्य जगहों को खोजना जरूरी पड़ गया। तो भौगोलिक खोजों के जो कारण थे वो एक ही पॉइंट को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो कौतूहल की सहायता से देश से बाहर नए स्थानों का पता लगाना चाहते थे। कौतूहल की सहायता से क्या हुए, देश के बाहर नए स्थानों का पता लगाना चाहते थे। कौतूहल जो था वो क्या था, एक तरह का मतलब दिशा दिशा को पता लगाने वाला का एक मशीन था। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि अन्य नए जगहों को हम लोग खोज कर सकते थे। और भी कुछ कारण थे जिससे भौगोलिक खोज के पर ज़्यादा जोर दिया गया। मानसून की जानकारी के लिए भी भौगोलिक खोजों पर ज़्यादा जोर दिया गया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। ये तो सभी को पता है कि गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। और दूरबीन का आविष्कार करने से क्या हुआ कि मतलब कि दूर की वस्तुओं को आसानी से देखकर पता लगाया जा सकता था कि मतलब कहाँ पे मतलब कि दूर दूर में क्या क्या चीज़ मतलब है, जिससे सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं हो नाविकों को। ठीक है, तो वही कह रहा है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया जिससे दूर की वस्तु पता लगाने में आसान होती थी। 1380 में यूरोपियों ने अरबों से कुतुबनुमा का ज्ञान प्राप्त किया। जब यूरोपवासियों को मतलब अलग अलग जगहों को खोजने की आवश्यकता पड़ी तो वो लोग क्या किए, अरब अरब वालों से क्या किए, कुतुबनुमा का ज्ञान प्राप्त किए। कब, 1380 में। कुतुबनुमा एक कंपास थी जिसकी सहायता से दिशा का पता लगाया जा सकता था, और दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तु को आसानी से देखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो यूरोपवासियों ने कुतुबनुमा का ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो अरबों से प्राप्त किया। कब किया, तो 1380 में किया। अगला पॉइंट देखेंगे, मानचित्र में एस्ट्रोलेब यंत्र के व्यवहार से सुधार आया। में किसके वजह से सुधार आया था, एस्ट्रोलैम्प यंत्र के व्यवहार से सुधार आया। मानचित्र का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी था ताकि नए जगहों को खोज सके अच्छे से। एस्ट्रोलेब अक्षांश बताने वाला उपकरण था। एस्ट्रोलेब जो था वो क्या बताने वाला उपकरण था, तो अक्षांश बताने वाला उपकरण था। अन्य स्थानों के खोज के लिए जहाज रानी में विकास हुआ। क्या हुआ, जब अन्य जगहों की खोज करने के लिए की बात आई तो क्या हुआ कि जहाज रानी यानी बड़े बड़े जहाज़ों का क्या हुआ, विकास होने लगा। इससे रिलेटेड और भी हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल में खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज बनाए जाते थे। इटली, स्पेन, पुर्तगाल, किस किस देश में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में। इटली, स्पेन, पुर्तगाल में खांचा पद्धति, किस पद्धति से, खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज बनाने लगे, ताकि मतलब अगर समुद्र में जब इस जहाज को ले जाया जाए तो मतलब अगर किसी प्रकार समुद्र में कोई अगर ऐसा घटना घटे तो मतलब इस जहाज को ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचे। तो किस पद्धति से बनाया जाता था, तो खांचा पद्धति से बनाया जाता था। कहाँ पे, तो इटली, स्पेन और पुर्तगाल में। पुर्तगालियों ने क्या किया था, इसके अलावा हल्के एवं तेज गति से चलने वाली कैरवेल जहाज बनाई थी। पुर्तगालियों ने क्या किया कि तेज गति से चलने वाली एक जहाज बनाई थी, जिस जहाज का नाम था कैरवेल जहाज। जहाज का नाम क्या था, कैरवेल जहाज। किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने बनाया हुआ था। 14वीं शताब्दी से पहले वेनी सवालों ने जहाज़ों को तोपों एवं बंदूकों से सुसज्जित किया।
14वीं शताब्दी में क्या किया कि वेनिस सवालों ने एक ऐसा जहाज बनाया जिस पे तोप और बंदूक को रखना आसान पड़ गया, ताकि मतलब सफ़र करते वक्त अगर किसी रास्ते में कोई अगर उस पर हमला कर दिया जाए तो तोप और बंदूक रहे, तो जिससे उसका सामना किया जा सके। ठीक है ना। तो क्या कि 14वीं शताब्दी में सबसे पहले वेनिस सवालों ने जहाज को तोपों एवं बंदूकों से सुसज्जित कर दिया, यानी ऐसा जहाज बना दिया जिसपे बंदूक और तोप आसानी से रखा जा सकते। अगला पॉइंट देखकर नाविकों पर टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नाविकों पर, यानी जितने भी नाविक थे जो देश अन्य जगहों को खोजने में ज़्यादा मतलब क्या थे, ज़्यादा ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें माहिर थे, मतलब उसको नए चीज़ खोज, नए जगहों को खोजने में ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, मेहनती थे। उनको टॉलमी की पुस्तक ज़्यादा क्या के पुस्तक जियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रभाव डाला। और इसको प्रकाशित कब किए थे टॉलमी? तो 1477 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। टॉलमी ने बताया कि दुनिया गोल है। टॉलमी ने क्या बताया? सबसे पहले टॉलमी ने क्या कहा कि दुनिया क्या है? गोल है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में विभक्त है। टॉलमी का कहना था कि दुनिया गोल है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में विभक्त है। 1410 में कार्डिनल पियर डिएली 1410 में कार्डिनल पियर डिएली ने इमोंगो मुंडी नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1410 में कार्डिनल पियर डिएली ने इमोंगो मुंडी नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसी पुस्तक इसी पुस्तक से कोलंबस को सामुद्रिक अभियान पर प्रेरणा मिली थी। यही जो पुस्तक जो थी इमंगो मुंडी नामक जो पुस्तक थी, इसी पुस्तक से कोलंबस को सामुद्रिक अभियान पर प्रेरणा मिली हुई थी। तो कोलंबस को किस पुस्तक से सामुद्रिक अभियान पर प्रेरणा मिली थी? तो इमंगो मुंडी पुस्तक से प्रेरणा मिली हुई थी। ये पुस्तक होनी चाहिए, यहाँ पे गलती पुस्तक लिखा गया पुस्तक। अगला पॉइंट देखेंगे, 13वीं शताब्दी में इतावली ने समुद्र यात्रा के दौरान नक्शे बनाए। 13वीं शताब्दी में इतावली ने क्या किया? समुद्र यात्रा के दौरान नक्शा बनाया। कब बनाया था? 13वीं शताब्दी में बनाया। इतावली ने समुद्र यात्रा के दौरान बनाया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक खोज एवं विस्तार देखेंगे। औपनिवेशिक खोज एवं विस्तार देखेंगे। ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें 1488 में बर्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु मासा अंतरिक्ष का पता लगाया। 1488 में क्या हुआ कि बर्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका का जो सबसे साउथर्न बिंदु जो था, जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उस मार्ग का पता लगाया। किसने लगाया केप ऑफ गुड होप मार्ग का? तो बर्थोलोम्यू डियाज ने लगाया। कब लगाया? तो 1488 में। और 1498 इसी मार्ग के द्वारा क्या करता है? वास्को डिगाम्बा भारत की खोज करता है। तो 1488 में बर्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया कि इस इस रास्ते का पता किया, और इसी रास्ते के माध्यम से क्या होता है कि वास्को डिगाम्बा भारत की खोज करता है। अब्दुल मजीद के सहयोग से ये भारत आता है। जिस समय जहाँ पे ये कालीकट बंदरगाह पे पहुँचते उस समय वहाँ के राजा कौन रहते? तो राजा जमोरिन रहते हैं। वो स्वागत वास्को डिगाम्बा का करते हैं। अगला पॉइंट है कोलंबस 1492 में समुद्रिक यात्रा पर निकला था। कोलंबस जो था, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, तो वो 1492 में अमेरिका के समुद्रिक यात्रा पर निकला था। उद्देश्य भारत चीन की खोज था। इसका जो उद्देश्य था कोलंबस का, इसका उद्देश्य था कि भारत को खोजेगा और चीन की खोज करेगा। लेकिन ये क्या होता है, भारत और चीन तो पूर्व दिशा में था उस यूरोप से, और क्या था, पश्चिम दिशा में अमेरिका था। लेकिन ये क्या कहते हैं, इसको दिशा का पता नहीं रहता, जिसके कारण ये किसी क्या होता है, पूर्व दिशा के बजाय ये पश्चिम दिशा में अपनी नाव को लेकर पश्चिम दिशा में ये चला जाता है। कोलंबस स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला की सहायता ली थी। मतलब इन्हीं की सहायता से ये क्या हुए थे, ये यात्रा पर निकले हुए थे। और जो कोलंबस थे ये स्पेन के रहने वाले थे। कोलंबस के साथ 3 जहाज और नाविक की टुकड़ी थी। कोलंबस के साथ कितने जहाज निकले गए थे? तो 3 जहाज और नाविकों की टुकड़ी थी। मार्ग भटकने के कारण 12 अक्टूबर 1492 को अन्य स्थान पर ये जा पहुंच गए।
क्या हुआ कि ये उनको पूर्व दिशा में जाना था, लेकिन ये पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, जिसके कारण मार्ग भटकने के कारण ये 12 अक्टूबर 1492 को अन्य स्थान पर ये चले गए। कोलंबस ने इसे भारत समझकर इसका नाम इंडीज रख दिया। जिस स्थान पर ये पहुंचे 12 अक्टूबर 1492 को, उस स्थान को ये भारत समझ गए और इसका नाम क्या रख दिए? इंडीज रख दिए। क्या रख दिए? इंडीज रख दिए। एवं यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा, और एवं यहाँ के निवासियों को क्या कहिए? रेड इंडियन के। यहाँ के निवासियों को ये क्या कहे कोलंबस? रेड इंडियन के। कब पहुंचे उस स्थान पे? तो 12 अक्टूबर 1498 में पहुंचे, और इस स्थान को वो समझे कि ये भारत है, इसलिए उसका नाम इंडीज रख दिया, और यहाँ के निवासियों को रेड इंडीज का इंडियन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने? रेड इंडियन कहा जाने लगा। अमेरिका के निकट गुआनाहानी द्वीप था, जिसे कोलंबस ने बहामा नाम दे दिया। अमेरिका के निकट एक गुआनाहानी द्वीप था, जिसके नाम कोलंबस ने क्या रख दिया? बहामा नाम दे दिया। बाद में यह स्थान सैन साल्वाडोर एवं वेस्ट इंडीज के नाम से विख्यात हो गया। बाद में यह जो स्थान था किस नाम से विख्यात हुआ था? सैन साल्वाडोर एवं वेस्ट इंडीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 12 अक्टूबर को जब ये पहुंचता है उस स्थान पर, इसी वजह से 12 अक्टूबर को स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित कर दिया। 12 अक्टूबर को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित कर दिया। हर साल 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है स्पेन में? तो ये छुट्टी मनाया जाता है, राष्ट्रीय अवकाश दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अक्टूबर को कोलंबस उस स्थान पर पहुँचता है, जिसको भारत समझकर उसका नाम इंडीज रख देता है, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहने लगता है। कोलंबस की मृत्यु 1506 ईस्वी में हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद फ्लोरेंस नाविक एवं वेसुपुस्सी ने अमेरिका की यात्रा की, जिसका विवरण कॉस्मोग्राफिया इंट्रोडक्टियो में दिया गया है। क्या हुआ कि जब कोलंबस की मृत्यु हो गई, तब अमेरिका की यात्रा फ्लोरेंस नाविक एवं वेसपुस्सी ने अमेरिका की यात्रा की, जिसका विवरण कॉस्मोग्राफिया इंट्रोडक्टियो में दिया गया है। ठीक है, अगला पढ़ने के लिए कोलंबस के नाम पर दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र कोलंबिया कहलाया। कोलंबस के नाम पर क्या किया गया? दक्षिण अमेरिका एक क्षेत्र था, जिसका नाम क्या रख दिया गया? कोलंबिया रख दिया गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे। कह रहा है स्पेन के समान, क्या कर रहा है? स्पेन के समान पुर्तगाल ने भी समुद्री यात्रा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यात्रा, समुद्री यात्रा में दिलचस्पी ली। स्पेन के प्रति मतलब समुद्री यात्रा को देखकर पुर्तगाल के भी मन में आया कि हमें भी क्या करना चाहिए? समुद्री यात्रा करना चाहिए और नए नए जगहों को खोजना चाहिए। इसको लेकर वहाँ का राजा हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया? नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया कि हाँ तुम लोग भी जाओ, हम तुम्हें नाव देंगे और तुम लोग भी क्या करो? अलग अलग जगहों की खोज करो। कौन था पुर्तगाली राजा? हेनरी द नेविगेटर था। इसने क्या किया? समुद्री यात्रा के लिए लोगों को, नाविकों को प्रोत्साहित किया। इसने प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर दिया? स्कूल खोला। क्या कर दिया? स्कूल खोल दिया, और इस स्कूल में कोलंबस भी पढ़े हुए थे, जो स्पेन के रहने वाले थे। वो उसमें पढ़ाई करके और वो क्या हुए थे? समुद्री यात्रा पर निकल गए थे। वास्को डिगाम्बा 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डिगाम्बा का स्वागत राजा जमोरिन करता है। वास्को डिगाम्बा का स्वागत कौन करता है? राजा जमोरिन करता है। ठीक है, अगला पढ़ने, केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने ब्राजील का पता लगाया। ब्राजील का पता किसने लगाया था? केब्रल नामक एक पुर्तगाल जहाजी था। इसी ने क्या किया था? क्या? ब्राजील का पता लगाया था। ब्राजील का पता तो केब्रल ने लगाया था। केब्रल नामक पुर्तगाली ने लगाया था। किसने लगाया था ब्राजील का पता? था केब्रल। ठीक है, पुर्तगाली जहाजी था। 1519 और 21 तक मैगलन ने जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। 1519 से लेकर 1521 तक मैगलन जो था वो पूरे विश्व का क्या करता है? भ्रमण करता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया? तो मैगलन ने किया। कब से कब? तो 1519 से लेकर 1521 तक इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, यानी पूरे समुद्र का चक्र पूरे मजे से लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कैप्टन कुक ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। कैप्टन जो कुक थे, केब्रल ने ब्राजील की खोज की थी, और मैगलन जो था ये पूरे विश्व का भ्रमण किए थे, और जो कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी, और जो वास्को डिगाम्बा थे इन्होंने भारत की खोज कर दी थी, और कैप्टन जो कुक थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की।
अगला देखेंगे सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का द्वीप का पता लगाया। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। 15वीं से 16वीं सदी के भौगोलिक खोजों ने एक नया रूपरेखा तैयार कर दी। जब ये खोज अलग अलग जगह को होने लगा तो क्या हुआ कि भौगोलिक खोजों ने क्या कर दिया, एक नया रूपरेखा ही तैयार कर दिया। और इन खोजों की वजह से क्या हुआ, अलग अलग देशों में व्यापार क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा, जिससे देशों के विकसित होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। एक देश से दूसरे देशों तक वस्तु आसानी से चले जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ तथा ये देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए। अगला पॉइंट का, नए देशों की जानकारी के पहले यूरोप का जो व्यापार था वो भूमध्य सागर एवं बाल्टिक क्षेत्र से होता था। जब नए देशों का जानकारी नहीं था तो उस समय व्यापार मतलब जितना देश का पता था उतना देश में व्यापार की कहाँ से होता था, तो भूमध्य सागर और बाल्टिक क्षेत्र से होता था। व्यापार वाणिज्य के विकास में यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापार वाणिज्य विकास के कारण यूरोपीय व्यापार में इटली का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी इटली का एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण। 15वीं से 16वीं सदी में फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार, क्या है, फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार की बैंकिंग में प्रमुख भूमिका थी। बैंकिंग में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार। ठीक है, कब? तो 15 से 16वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है 16वीं सदी में मेक्सिको और पेरू इतनी अधिक चांदी के सिक्के आए कि 80 वर्षों यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। क्या हुआ कि मेक्सिको और पेरू इतनी अधिक चांदी के सिक्के बनाए कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर ही निर्भर रहे। यानी इतनी चांदी के सिक्के की मात्रा बढ़ गई कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था 80 वर्षों तक चांदी के सिक्के पर ही निर्भर रहे। ठीक है, तो पहले चैप्टर जो इतिहास जो था आपका, उससे रिलेटेड भौगोलिक जो खोज उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हम सभी पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है।